हेलो। ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड की, यानी हमारा टॉपिक होगा ब्लड। इस ब्लड में हम लोग फिर बात करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम लोगों को मिलेगी ये, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर डिपार्टमेंट में, फिर मेडिकल के अदर डिपार्टमेंट में भी ये काफ़ी, इसका बिना ब्लड के स्टडी के तो सब्जेक्ट फिजियोलॉजी तो आगे बढ़ नहीं सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक ब्लड की। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये किस तरह का ब्लड, किस तरह का टिश्यू से बना होता है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, लेकिन ये फ्लूइड फॉर्म में होगा। अब इसको हम लोग को, ब्लड को हम लोग अलग अलग ढंग से भी डिफाइन किया गया है या बताया गया है ब्लड है क्या। तो हम लोग पहले हम लोग जाने कि ब्लड को हम लोग कह सकते हैं ब्लड इज फ्लूइड ऑफ लाइफ। एक काम तो ये भी कर सकते हैं, अभी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला करना है कि ब्लड को हम लोग फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसकी बात समझ में क्लियर होनी चाहिए। तो कहता है इट इज कंसिडर्ड एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे बॉडी पे। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। साथ में ये तो ऑक्सीजन को कैरी कर दिया ये लंग्स, पूरे बॉडी में, लंग्स टू होल बॉडी वो चला गया, मतलब प्योर ब्लड को ले जाने का काम ये कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन उसी तरह से दूसरी बात को ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सभी पार्ट से लेकर के ये लंग्स तक पहुंचाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग। तो ये बात हो गई। इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। तो क्यों है भाई ये फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड ऑफ ग्रोथ? तो कहने का मतलब, ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ हम लोग का कब होता है? जब हम लोग कुछ इनटेक करते हैं, खाते हैं। खाने में बहुत तरह की चीजें हैं, जिसको बैलेंस डाइट में हम लोग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बाकी बहुत तरह के विटामिन, मिनरल, सारे चीज होंगे। तो इसको, इसका क्या लेना देना है भाई ब्लड का? क्यों हम लोगों ने कह दिया फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ? होता ये है कि हम लोग जो खाते हैं, सीधा हम लोगों ने प्रोटीन ले लिया। डायरेक्ट प्रोटीन तो लिया नहीं, हम लोगों ने दाल लिया, उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन को फिर वो कैरी करने का काम या एब्जॉर्ब करने का काम कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, या आपने जब पढ़ा भी होगा पहले, तो सिस्टम में हम लोगों ने देखा होगा कि डाइजेस्ट होने तक में जो हम लोगों का जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, वो हम लोग का ब्लड के थ्रू ही हमारे शरीर में जाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। इट इज नॉन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ because it carry nutritional substance from digestive system and hormones from endocrine gland to all tissue। ठीक है, यहाँ एंडोक्राइन की बात भी आ गई, ग्लैंड की। तो वहां से जो हार्मोन रिलीज होता है, वो पूरे बॉडी में ये टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। तो ये अलग टॉपिक है ग्लैंड हार्मोन्स का। हम लोग क्यों क्यों कह दिए ग्रोथ? क्योंकि कुछ हार्मोन्स ग्रोथ करने में भी मदद करते हैं, करवाने में मदद करते हैं। न्यूट्रिशन की बात हुई, डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका लेना देना है। वहां से जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हुआ, तब तो उसका न्यूट्रिशन आकर के पूरे बॉडी में जाएगा। तो ये काम ब्लड करने में मदद करता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर दें, चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग ब्लड को हम लोग एक और वर्ड से हम लोग नवाजते हैं। किस बात से? तो फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं इसको, ब्लड को। तो ब्लड फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों है? क्योंकि रोग से लड़ने, किसी बीमारी से लड़ने के लिए इसमें ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें कहता है द ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। बॉडी, अगर ब्लड नहीं होता तो वो शायद हम लोग का शरीर या कोई और, मतलब ब्लड नहीं हो या ब्लड कम हो, तो भी बॉडी में क्या होता है, कई तरह की बीमारियां आ जाती है। रोग से लड़ने का जो भी सिस्टम है, हमारे ब्लड के थ्रू बहुत ज्यादा, ब्लड के थ्रू है। तो हम लोग देखते हैं जिनके बॉडी में ब्लड कम है, एनेमिक है या जो भी है, तो उनमें
बीमारी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, बीमारी रोग से लड़ने की ताकत कम पड़ने लगती है। तो यहाँ प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड करता है, इसलिए इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें, ये अब एक चीज और है कि ब्लड क्या करता है, बॉडी का जो कचरा है, वेस्टेज है, इसको भी बाहर करने का काम करता है। एक तो जरूरी मटेरियल को ब्लड तक पहुंचाया, सॉरी पूरे होल बॉडी तक पहुंचा रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का भी काम किया, वो भी एक कचरा है, उसको निकाला। लेकिन अदर कचरे की भी बात करें जो बॉडी में बनकर तैयार है और उसकी जरूरत नहीं है, और हो सकता है शरीर को हार्म पहुंचाए, तो उसको बाहर निकालने का काम करता है अलग अलग सिस्टम से। तो ये ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें बोलता है एंड गेट्स राइट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस बाय ट्रांसपोर्टिंग देम टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। किडनी एक एग्जांपल हम लोगों ने किडनी, अभी और भी बात करेंगे कैसे क्या होता है। तो किडनी के थ्रू उसको वेस्टेज, क्योंकि यूरिन यूरिन के थ्रू अमोनिया है, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल्स है जो यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाता है। और भी हम लोग देखेंगे स्किन वगैरह जो भी है उसके थ्रू भी हम लोग ब्लड हेल्प करता है उसको एक्सक्रीट आउट करने का। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड की। तो हर चीज की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो ब्लड की भी प्रॉपर्टी है, कुछ अपने गुण है। तो क्या गुण है उसका, कुछ अपना नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें इसके कलर की। तो चलिए ब्लड का क्या है, ये तो सिंपल हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड इज रेड इन कलर। बात ये हो गई। अब बात आती है वॉल्यूम की, मतलब कितनी मात्रा में ये हमारे शरीर में है। हम लोगों ने एक 70 kg के आसपास के बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे थे। तो उसके हिसाब से हम लोग बात करें द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज नॉर्मल एडल्ट इज 5 लीटर। एक नॉर्मल एडल्ट में हम लोग बात करें, एवरेज वॉल्यूम जो होगा, किसी में 5 से ज्यादा थोड़ा कम बेस हो सकता है एक, लेकिन एवरेज बात करें तो 5 लीटर के आसपास हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करें रिएक्शन एंड पीएच की। ठीक है, तो ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, ये स्लाइटली अल्कलाइन होगा एंड इट्स पीएच नॉर्मल कंडीशन इज क्या है, 7.4। कितना होता है, एक तो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है और दूसरा है इसका पीएच कितना होगा, 7.4। अब हम लोग बात करें इसके बाद विस्कोसिटी की। ठीक है, तो विस्कोसिटी में ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। वाटर से 5 टाइम्स ज्यादा विस्कस होता है ब्लड, ड्यू टू आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये किसके कारण विस्कोस, उसका विस्कस प्रॉपर्टी वाटर से 5 गुना ज्यादा हम लोग देखते हैं इसके आरबीसी एंड प्लेटलेट्स के, सॉरी प्लाज्मा प्रोटीन के प्रेजेंस के चलते। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड की बात करें, तो टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड इज 1.052 से लेकर के 1.061 तक होता है। अब बात करें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड सेल की, तो ये 1.092 से लेकर के 1.101 तक हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा की, तो ये 1.022 से लेकर के 1.026 तक होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की, ब्लड के कॉम्पोजिशन की, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ब्लड का जो ब्लड में ब्लड सेल होते हैं उसको हम लोग फॉर्म एलिमेंट कहते हैं, और उसके लिक्विड पोर्शन को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। बोलता है ब्लड कंटेन्स इन द ब्लड contains the blood cell which are called form element and liquid portion is called plasma। लिक्विड पोर्शन क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है, नॉन एज प्लाज्मा। और जो उसमें सेल्स वगैरह जो होते हैं उसको हम लोग फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। अब इसके बाद ब्लड सेल की बात करें, तो ब्लड सेल में हम लोग उसमें देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स।
अगर हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी में, हम लोग ये मुझे बताना जरूरी था क्योंकि जनरली हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तो ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बोल के हम लोग निकल गए। बट क्या होता है कि कहीं कहीं अदर ऑथर्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा एरिथ्रोसाइट, कहीं ल्यूकोसाइट, कहीं थ्रोम्बोसाइट लिखा हो तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है तो हम लोग आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो एक एक करके अब हम लोग फिर थोड़ा सा हम लोग प्लाज्मा को देखते हैं, प्लाज्मा की स्टडी उसमें क्या कहते हैं। तो तीन को तो समझ जाना जरूरी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को फिर से मैं बता रहा हूँ एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट और हम लोग प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को समझना जरूरी है। इसमें हम लोग देखते हैं, कहता है प्लाज्मा जो होता है एक तो ये स्ट्रो कलर का होगा और क्लियर लिक्विड होता है। और ये इसमें प्लाज्मा जो होगा 92 टू 93 यानी 92 से 93% इसमें वाटर और 7 से 8% सॉलिड होता है। जो सॉलिड होगा वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों होता है। इसको हम लोग समझें। प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर क्लियर लिक्विड। इसके बाद आता है इट कंटेन्स 92% टू 93% ऑफ वाटर एंड 7 टू 8% ऑफ सॉलिड। दस सॉलिड, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, द सॉलिड्स आर द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होगा सॉलिड। तो मैं एक चीज और बता दूं, इसमें हम लोग कंपोजिशन को भी देखना जरूरी है। तो इस वीडियो को हम लोग पहले इसको ब्लड को अच्छे से समझ लें। इसके बाद मेरा एक अगला टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा को समझना जरूरी है, उसके पूरे चार्ट को हम लोग समझेंगे। सही है, क्योंकि इस बीच में अभी मतलब स्मॉल इसमें लेकर के हम लोग निकल रहे हैं। तो इसको एक अलग टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में, जो इस वीडियो के बाद हो सकता है मैं इसमें कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा को क्लियर मैं करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। तो ब्लड के फंक्शन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग अ, सबसे पहले हम लोग बात करें कि फंक्शन ऑफ ब्लड में न्यूट्रिएंट फंक्शन है ब्लड का। नंबर वन हम लोग बात करें तो ये है न्यूट्रिएंट फंक्शन। कैसे न्यूट्रिएंट फंक्शन है, थोड़ा इसका हम लोग हल्का सा हम लोग ने शुरू में ही किया था। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ब्लड हम लोग खाना खाते हैं उसका वो डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है, जीआईटी के थ्रू, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। वो पूरे बॉडी में ब्लड के द्वारा चला जाता है। तो यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम का सीधा सीधा कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव और लगभग कोरिलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट फंक्शन में। कहता है न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स एंड विटामिन derived from digested food और absorbed from जीआईटी। कहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया गया, जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। एंड कैरीड बाय ब्लड, किसके द्वारा कैरी हो रहा है, ब्लड के द्वारा, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन। सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जीआईटी के थ्रू चला गया एंड कैरीड बाय ब्लड, और ब्लड के थ्रू वो कैरी हो रहा था टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर, किसके लिए, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। ये हमारा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में गया, और कहाँ से, जीआईटी के थ्रू, जीआईटी से है। अब आता है ये रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन यहाँ पर तब तो ये अभी तो हम लोगों ने बात किया था कि ब्लड का सीधा कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका सीधा कनेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी ब्लड का होता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का कनेक्शन रेस्पिरेटरी के साथ कैसे है, तो इसको हम लोग सिंपल एक ब्लड के फंक्शन से हम लोग समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो इसका मतलब लंग्स के थ्रू ब्लड का भी मामला है। तो कैसे है, तो क्या कहता है कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को, कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड और
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उसको दोनों को कैरी करता है। कैसे बोलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई ऑफ लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू। लंग्स के एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी में लेकर चला गया लंग्स के थ्रू टू डिफरेंट टू बॉडी। करने का मतलब हम लोग यूनिट में जाते हैं सेल तक, सेल और उसका अगला यूनिट टिश्यू होता है, टू डिफरेंट टिश्यू। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई, पूरे लंग्स के एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आकर के टिश्यू तक गया, और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड वहां से जो जनरेट हुआ वो कैरी ब्लड से ही होकर के एल्वियोलाई यानी लंग्स तक चला जाता है। अब इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन भी। ब्लड का एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है भाई, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इसका लेना देना है। मतलब देख, सर्कुलेटरी सिस्टम कई सिस्टम के साथ अटैच होता है, ये सिंगल काम नहीं करता, ये सारे सिस्टम के साथ जुड़ करके यानी सारे सिस्टम को बेहतर बना करके करने का काम करता है। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम अगर गायब हो जाए, ब्लड गायब हो जाए, तो सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हम लोग सब लोगों ने पहले भी देखा था कि क्या क्या वेस्टेज को बाहर निकालने का काम कर रहा था। हम लोगों ने सिंपल एक नाम हम लोगों ने देखा था सिर्फ किडनी, अभी हम लोग और भी देखेंगे। कहता है वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इन द टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर रिमूव्ड बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू जो एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म पूरे बॉडी में चल रहा होता है, उसके जो वेस्टेज होता है उसको ब्लड के थ्रू वो बाहर कर दिया जाता है। तो कहाँ, तो वो ब्लड अब क्या करेगा, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता है, तो उसको भी चाहिए सपोर्ट। तो वो ब्लड क्या करता है, कैरी टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब वो ब्लड क्या करेगा, वेस्टेज को ले जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास। जैसे लाइक क्या, किडनी हम लोगों ने पहले पढ़ा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्किन, फिर बात करेंगे लीवर एटसेट्रा, फ्रॉम एक्सक्रीशन, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए। ये ब्लड का बहुत बड़ा रोल है, अगर नहीं हो तो बीमारी से हम लोग तुरंत भर जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अगले फंक्शन की, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एनर्जी, सॉरी एंजाइम। ये हार्मोन और एंजाइम को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बहुत सारे हार्मोन हैं, वो डक्टलेस हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को पहुंचाता है सेलेक्टेड जगह पर, ये हमारा ब्लड। हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट और हार्मोन्स एंड एंजाइम की। तो कैसे तो बात होगा कि हार्मोन्स, बोलता है द हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय डक्टलेस। डक्टलेस जो होता है मतलब उसका अपना डक्ट तो होगा नहीं, वो बिना डक्ट के ही वो सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग एंडोक्राइन भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, वो सीधा सीक्रेट कर देता है किसमें, ब्लड में, हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड। द ब्लड ट्रांसपोर्ट, उसको अब ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है, ढो रहा है दिस हॉर्मोन्स टू देयर टारगेटेड ऑर्गन और टिश्यू। उस ब्लड बेचारा वहां तक पहुंचा देता है जहां तक उस हार्मोन की जरूरत होती है, जो डायरेक्ट ब्लड एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में आया था। ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम, अब ब्लड एंजाइम का भी ट्रांसपोर्ट करता है जहां उसके एंजाइम की जरूरत होती है बॉडी में। फंक्शन ऑफ ब्लड में हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस की। तो वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड इज फ्रीली इंटरचेंजेबल विथ इंटरस्टेशियल फ्लूइड। इंटरस्टेशियल फ्लूइड में हम लोग क्या करते हैं, वो इंटरचेंजेबल होता है। वाटर जहां जरूरत जिस जगह से होगा वो चेंज होता रहता है। ये हमारे ब्लड में जो हम लोग का जो प्रेजेंट होता है वाटर, उसका इंटरस्टेशियल फ्लूइड में। इसके बाद बोलता है दिस हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। अब हम लोग बात करें कि अदर फंक्शन की, तो रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये भी ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फंक्शन है। होता है द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हेमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, ये हम लोगों ने जाना। और एक हम लोग आगे टॉपिक भी देखेंगे, एसिड बेस बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, इसको भी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। तो एक उसके बाद अगला हम लोगों का अगला टॉपिक आता है, ये टॉपिक नहीं उसका फंक्शन आता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के भी मेंटेनेंस में
ये काम करता है ब्लड, उसका बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा बॉडी वार्म होता है, जो भी है, इसको हम लोग समझेंगे ये रेगुलेशन का काम ब्लड का ही है। बोलता है बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड it is responsible for maintaining the thermo thermoregulatory mechanism। थर्मो टेम्परेचर के रेगुलेशन में ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। उसका थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम हम लोग कह सकते हैं, मैकेनिज्म है जो बॉडी का, उसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है ब्लड का। तो हम लोगों ने फिर क्या देखा, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड it is responsible for maintaining the thermoregulatory mechanism in the body। as for example हम लोग अगर बात करें the balance between heat loss and heat gain in the body, ये ब्लड के ही चलते घटना और बढ़ना होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टोरेज फंक्शन। ये स्टोरेज फंक्शन क्या हो गया, इसको हम लोग समझेंगे। स्टोरेज फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड का, कि कुछ चीजों की आवश्यकता होती है या उसको स्टोर करके रहता है, जो जरूरत पड़ने पर ब्लड के थ्रू वो प्रोवाइड होता रहता है पूरे बॉडी में। तो इसमें क्या कहता है स्टोरेज फंक्शन में, वाटर एंड सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर constantly required by टिश्यू। टिश्यू के लिए हमेशा जरूरत पड़ता रहता है। सोडियम कम हो जाए तो हम लोग मेडिकल हम लोगों ने देखा बॉडी का क्या हाल हो जाता है, वीकनेस आएगी, बहुत तरह का इसमें है। और पोटेशियम का भी बहुत बड़ा रोल है। ये ना तो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए ना बहुत ज्यादा घटना चाहिए, अपने बैलेंस में होना चाहिए। तो इसके घटने से भी नुकसान और बढ़ने के भी, तो इसलिए उसको मैनेज करने का काम, बैलेंस बना के रखने का काम ये हमारा ब्लड ही करता है और स्टोर करके बॉडी में रखता है। घटने भी नहीं देना चाहता वो, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के थ्रू पोटेशियम को एब्जॉर्ब करके रखता है। अब हम लोग इसमें अगला हम लोग लास्ट इसका पॉइंट फंक्शन को हम लोग देखते हैं डिफेंसिव फंक्शन। जो हम लोगों ने देखा था डिफेंसिव फंक्शन को, कि डिफेंस करने का काम करता है, हमारे बॉडी को बचाने का काम करता है। जो सबसे पहले शुरुआत में हम लोगों ने शॉर्टली हम लोगों ने बात किया, कहता है ब्लड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। सही बात है, ब्लड ही डिफेंस करता है हमारे बॉडी को कई चीज बीमारियों से बचाने में। तो इसमें एक हम लोगों ने सेल की बात की थी WBC, जिसको हम लोगों ने ल्यूकोसाइट कहा था। तो WBC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन, मतलब रोग से लड़ने में सबसे ज्यादा WBC का काम। अगर कोई इन फॉरेन पार्टिकल्स जो जैसे बैकलाइट बैक्टीरिया वायरस जो भी आता है, तो उसके बाद इसका काउंट बढ़ता है फाइट करने के लिए, हम लोग देखेंगे। या उसे जो खास तरह के WBC जैसे न्यूट्रोफिल हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं उसको बाइट कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, जिसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे अभी इसमें। तो होता है द WBC are responsible for this function। Neutrophils and monocyte engulf the bacteria by phagocytosis system, हम लोगों ने पढ़ा था इसको, phagocytosis को। lymphocyte are involved in development of immunity, immune system को डेवलप करने में मदद करता है। यानी कौन कितना डिजीज से बैक्टीरिया से लड़ सकता है, इसी को तो हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं बॉडी की। एस्नोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिक को कम करने का काम करता है। अच्छा, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन और एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स, इसको कंट्रोल करने का काम हम लोग का स्नोफिल कर दिया। यानी ये दोनों ही WBC है। तो डिफेंसिव फंक्शन को भी हम लोगों ने समझा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लगभग हम लोगों ने ब्लड को शॉर्टली हम लोगों ने समझ लिया कि इसका कौन कौन सा फंक्शन हम लोगों ने देख लिया। टोटल 9 फंक्शंस की हम लोगों ने बात की। इसी तरह से हम लोग अभी फिजियोलॉजी में अलग अलग टॉपिक्स को देखते जाएंगे। अभी हम लोग काफी सारे टॉपिक्स है फिजियोलॉजी में, हम लोग उसको देखेंगे। इसीलिए विशान बायो क्लासेस में आप बने रहे, हर समय हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे नई नई वीडियोस। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में एकदम सिंपल लैंग्वेज, खासकर मैंने बात किया भी था कि हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिनको काफी परेशानी होती है, उसके लिए मैं
प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए तो है, लेकिन मैं ज़्यादा इजी बना देना चाह रहा हूँ उन जैसे स्टूडेंट्स को जो को बिहार बोर्ड वाले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो आप लोग बने रहे ईशान बायो क्लासेस के साथ, और जिनको भी और ज़रूरत हो जैसे स्टूडेंट्स को आप मदद कर सकते हैं इन वीडियोस को फॉरवर्ड करके। काइंडली उनको फॉरवर्ड करें और मदद करें दूसरे स्टूडेंट्स को, जो मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ विदाउट एनी फी एनी चार्जेस। आप मैं मदद कर रहा हूँ और आप भी इसको वीडियो को फॉरवर्ड करके उन तक पहुँचाएं और उनकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।